जय हिंद दोस्तों। तो आज हम साइंस की सिक्स्थ वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए बनाई गई है। आरआरबी की एग्ज़ाम्स जैसे कि एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई या एनटीपीसी, हर तरह के एग्ज़ाम जिनमें साइंस से क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इन वीडियोज़ को हेल्प में ले सकते हैं। इनसे आपके प्रश्न बनेंगे और आप उनको ईजिली कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिटेल्स के साथ। हर क्वेश्चन के आपको पेरिफेरल जितने सवाल बन सकते हैं उनको भी बताने की कोशिश करूँगा। कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के दिन इस वीडियो में। और इससे पहले जितने भी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, चाहे वो साइंस की जितनी भी वीडियोज़ हों, वो सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो क्रमबद्ध तरीके से आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे जीके जीएस की वीडियोस हों या फिर आप जो अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो हैं, जैसे कि आपको कंप्यूटर साइंस की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पर, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे टारगेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आरआरबी ओरिएंटेड है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। नोड्स ऑफ रेनवेयर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड विद इन। ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवेयर जो माइक्रोस्कोपिक गैप है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपके पाए जाते हैं न्यूरॉन सेल्स में। ठीक है, न्यूरॉन सेल जो कि नर्वस सिस्टम में होता है हमारे, यानी ब्रेन में होता है। तो ब्रेन जो हमारा बना है उसकी जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो किससे बनी है? वो न्यूरॉन सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, न्यूरॉन आपका कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, और न्यूरॉन के अंदर में आप देखें तो यहाँ पर आपके जो स्ट्रक्चर है ये आपको मेंशन किया हुआ है, जिसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? सबसे पहले ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये डेंड्राइट कहलाता है। ये बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक्सॉन कहलाता है, और जो पीछे वाला पार्ट दिख रहा है आपको ये एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एक्सॉन टर्मिनल। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर ये आपको दिख रही होंगी जो सोन सेल है आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं, जो कि माइलिन शीथ के, इनके बीच में जो गैप्स दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, ये छोटे छोटे जो गैप्स अलग कलर से मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं गैप्स को हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा नोड्स ऑफ रेनवेयर, जो कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स के बीच में पाई जाती है। ये माइलिन शीथ के बने होते हैं ये सब आपके माइलिन शीथ्स कहलाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अंतर पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आप देखें, द न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, एक समान। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कंप्लीट एक जैसे होते हैं जैसे पहले वाले थे। तो वैसे ही आपके स्ट्रक्चर उसमें नए ऑर्गेनिजम्स आपको जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो देखने को मिलते हैं, एकदम ठीक है, एक दूसरे के आइडेंटिकल एक जैसे समान देखने को मिलते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म आपके जन्म लेते हैं वो कंप्लीट आइडेंटिकल नहीं होते हैं, कुछ उनमें चेंजेस होते हैं। अब यहाँ बात अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है तो इनके बारे में भी कुछ पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे मोड्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्या क्या मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए बाइनरी फिजन है, ये एक मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें अमीबा और बैक्टीरिया आप याद रख सकते हैं। एग्जांपल कि कौन से ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो अमीबा और आपके बैक्टीरिया हो गए। बडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रा आप एग्जांपल याद रख सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लानेरिया आप याद रख सकते हैं एग्जांपल। स्पोर फॉर्मेशन, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल आप फर्न्स याद रख सकते हैं, फर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें जो प्लांट के आपके 3 रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो कि स्टेम होता है आपका, रूट होता है और आपका लीव्स होते हैं। इनसे आपके नए प्लांट्स मतलब बनते हैं, नए प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है जिसमें आपके प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का इस्तेमाल करके नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स हो गए, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 2SO4। ठीक है, इस जो आपको यहाँ पर कंपाउंड दिख रहा है आपको, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह क्वेश्चन देखिए, NH यानी अमोनिया हो गया आपका, NH4 NH जिसमें आप देखें सबसे पहले आपके हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? यहाँ पर 8 हैं। कैसे? देखिए NH4 में H आपको 4 दिख रहा है और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिख रहा है, तो 4 2 जा 8 हो गए टोटल। हाइड्रोजन 8 हो गए। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपके 2 हैं। कैसे? आप देखें एन एक है यहाँ पर और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? नाइट्रोजन आपके 2 हो गए। ऐसे ही आप ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन आपके 4 हो गए, है ना। O4 यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ऑक्सीजन 4 हो गए। सल्फर की बात करें तो सल्फर आपका 1 है, तो कुल मिलाकर के 8 2 10 4 14 1 15, कुल मिलाकर के 15 एटम्स आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। मोमेंटम इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, तो पी इज इक्वल टू एम वी, याद रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ आते हैं। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। ठीक है, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी वो पीरियोडिक फंक्शन थी किन चीज़ों की? तो उनके एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन थी। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये कंप्लीट, ये डायरेक्ट ये स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो आप याद रखेंगे ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी वो पीरियोडिक फंक्शन थी, कंसिडर्ड एज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंट्स। ठीक है, एंट्स में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। एंट्स में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो फॉर्मिक एसिड आपका सही जवाब हो जाएगा। एसिड से और भी क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखेंगे, जैसे कि आपके एसिड में टेस्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि आपके फिनोल्फथालीन हो गया, या आपका जैसे आप वो टर्मरिक ले लें, या फिर आपका वो लिटमस टेस्ट ले लें, ये इन सभी से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं कि एसिड्स के सोर्सेज से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड आपके जो नेचुरल सोर्स है इसके ऑरेंजेस में होता है, ये लेमन्स, आंवला, इन सभी में आपके सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड आपका पाया जाता है। एप्पल और ग्रेप्स ये आपके इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड यानी इमली में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या विनेगर्स, इन सभी में आपका पाया जाता है। अमीनो एसिड आपके प्रोटीन में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, जो हम कोक, फैंटा, ये सब पीते हैं, इन सभी में आपके कार्बोनिक एसिड होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, इनसे भी आपके सवाल बनते हैं। तो ये ऑप्शंस भी आपको याद होंगे। मैलिक एसिड आपका किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक, फॉर्मिक, टैनिक। ठीक, इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1 किलोवाट कितना होता है। ठीक है, 1 किलोवाट कितना होता है, तो 1 किलोवाट आपका होता है 3.5 इंटू 10⁻6 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट होता है, और एक घंटे में 60 इंटू 60 यानी 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएंगे आपके। तो 1 किलोवाट पर आवर आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमने कैलकुलेशन सिंपल से करा है। 1000 वाट को 1 इंटू 10⁻3 लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 60, ये 2 जीरो इसके पास आ गया, 10⁻5 बन गया, और 6 या 36 हो गया। तो 36, और फिर जब हमने ये इसमें पॉइंट लगाया तो यहाँ पर आपका पावर 1 बढ़ गया, तो 6 हो गया। ठीक है, तो 3.5 इंटू 10⁻6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन आप इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ये कहाँ पर आपकी कम होती है या ज़्यादा होती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो होती है आपकी लीस्ट होती है इक्वेटर पे। जैसे जैसे आपकी सरफेस और जो अर्थ की सरफेस है और आपके बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, वैसे वैसे ग्रेविटी आपकी वीक होती चली जाएगी। तो इक्वेटर पे आपकी जो ग्रेविटी है वो सबसे कम होती है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या होता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है जहाँ पर जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हो गया, कैपिटल जी, एम होता है मास ऑफ अर्थ, आर होता है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, ये डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है, ऑप्शंस में आपको फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे और आप इसको इजीली कर पाएंगे। जो अर्थ का एक्सेलरेशन है वो किन चीज़ों पे वेरी करता है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ वेरीज विद एल्टीट्यूड, रेडियस, रोटेशन ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, यहाँ पर ये आपसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ वेरीज विद एल्टीट्यूड, रेडियस, रोटेशन ऑफ अर्थ और मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जैसे देखेंगे आप यहाँ पर इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब आपका इक्वेटर होगा, यहाँ पर आपका ग्रेविटी होगा जो सबसे कम होगा, ग्रेविटी लीस्ट ऑन इक्वेटर। ठीक है, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ेंगे आपकी ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम एट पोल्स होते हैं आपके। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी गेट्स कन्वर्टेड टू द डीसी। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए किस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, तो रेक्टिफिकेशन। किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, रेक्टिफिकेशन का यूज़ करते हैं, जो कि रेक्टिफायर से होता है आपका। ठीक है, तो एसी को डीसी में बदलना है अगर आपको, तो रेक्टिफायर का हम यूज़ करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है काफ़ी बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। लाइट फ्रॉम द सन स्कैटरिंग अराउंड पार्टिकल्स इन द अपर एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो इसका सही आंसर आपके ऑप्शन के हिसाब से टिंडल इफेक्ट होना चाहिए। अगर ऑप्शन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता तो इसका सही आंसर रेले स्कैटरिंग होता, बट ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और बाकी जो और भी ऑप्शन है आपको उनके बारे में भी देख लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट का क्या होता है, तो डॉपलर इफेक्ट होता है चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इन रिलेशन टू द ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू द सोर्स साउंड। ठीक है, और अगर हॉकिंग इफेक्ट की बात करें तो थियोरेटिकल फिनोमिना दैट डिस्क्राइब्स द एमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक होल्स। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि हॉकिंग इफेक्ट किससे जुड़ा हुआ है या डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है, तो आप कर पाएंगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम कार्बोनेट को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl होता है। जब इनको रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनता है यानी सॉल्ट बनेगा, और H2O और जो कि यानी वाटर हो गया, और उसके बाद आपका CO2 रिलीज होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। और जब सोडियम कार्बोनेट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अगर रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है आपका। ठीक है, जो कि आपका
बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन रिस्पेक्टिवली इज। बेंजीन के अंदर में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिखाते हैं। और पाई बॉन्ड्स की बात करें तो टोटल बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। टोटल बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपका पाई बॉन्ड्स आता है आंसर, ठीक है। तो बेंजीन का सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो C6H6 होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे इसमें तो आपको इजीली इसका आंसर पता चल जाएगा। C6H6 तो 6 कार्बन हो गए आपके, ठीक है, जिसमें 3 आपके डबल बॉन्ड्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 आपके डबल बॉन्ड और सबके साथ आपका हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखें सिग्मा बॉन्ड्स हम निकाल लेते हैं। सिग्मा यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जो कि आप काउंट कर सकते हैं कि कितने इसके अंदर एटम्स हैं। तो आप देखेंगे तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा। 6 आपके कार्बन हो गए और 6 आपके हाइड्रोजन हो गए, कुल मिलाकर के 12 आपके एटम है। तो सिग्मा बॉन्ड्स आपके हो गए 12, तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको ये कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बट अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर आप पाई बॉन्ड्स निकालना चाहें तो पाई बॉन्ड्स के लिए टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल बॉन्ड्स माइनस में आपको सिग्मा बॉन्ड आपको करना पड़ेगा। तो टोटल आपके 15 हो गए। 12 तो भाई ये कम हो ही रहे हैं ना एटम आपके, और 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो 3 ये हो गए। 3 आपके यहाँ पर डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो 3 ये 12 3 15 हो गए। 15 में से 12 आप ये सिग्मा बॉन्ड्स हटा दीजिए तो 3 बच गए आपके, 3 आपके पाई बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा के अंदर में कौन से टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे थे, मोड्स देखे थे काफ़ी सारे। तो अमीबा के अंदर में आपका होता है बाइनरी फिजन, ठीक है। अमीबा के अंदर में आपका बाइनरी फिजन होता है। तो ये करेक्ट आंसर आपका अमीबा का बाइनरी फिजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपके बाइनरी फिजन आप जानते हो ये सारे आपको मोड्स पता होने चाहिए कि इसके अंदर में क्या होता है। जैसे बाइनरी फिजन के अंदर में जो स्ट्रक्चर होता है ना अमीबा का, ऐसा कुछ, ये इसका कोई एक पार्ट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बाद में जाकर के एनलार्ज होकर के एक प्रॉपर ऐसा ही स्ट्रक्चर बना देगा। और इसमें भी अपना एक न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा, जैसे इसमें अपना एक न्यूक्लियस था, फिर ये बाद में इसका कोई एक हिस्सा ब्रेक होकर के यानी अलग होकर के धीरे धीरे अलग होकर के एक अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है ये बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, ठीक है। ये बात हम जानते ही हैं। इफ़ अ मून कैन जंप 1.5 इफ अ मैन कैन जंप 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ, ऑन द मून ही कैन जंप अप टू अ हाइट ऑफ, तो मून पर वो कितना जंप कर पाएगा। तो सिंपल है, 1.5 इंटू में आप क्या कर देंगे 6, ठीक है। क्योंकि 6 होता है 1/6 होता है तो 1.5 इंटू 6 कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका, ठीक है। तो मून पर वो अगर वो आदमी अर्थ पर 1.5 मीटर तक हाई तक जंप कर पाता है तो मून के ऊपर में उसका 6 गुना जंप कर पाएगा, यानी 9 मीटर तक वो जंप कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर द सेल्स लिविंग इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। तो इनमें से कौन से प्लांट टिश्यू में आपके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड इरेगुलरली थिकन्ड, ठीक है, यानी अनइवन तरीके से मोटे होते हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो ये कहाँ पर किस तरह के टिश्यूज में होता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉलेनकाइमा। और कॉलेनकाइमा का आपका वर्क क्या होता है, तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग प्लांट्स, ठीक है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। बाकी हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में और भी क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है, आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिसिस्ट एक्सप्लेन द एक्जिस्टेंस ऑफ बायंट फोर्स, ठीक है। बायंट फोर्स के बारे में किस फिजिसिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। तो सही आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फिनोमेना। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक सरफेस फिनोमेना है। तो इवेपोरेशन, काफी इजी से क्वेश्चन है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, ठीक है। इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए किस टाइप की मेडिसिन का यूज़ करते हैं हम। तो एंटासिड का यूज़ करते हैं। जब पेट के अंदर में एसिड आपकी अमाउंट ऑफ एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो हम एक बेस को कंज्यूम करते हैं जिसको हम एंटासिड कहते हैं, ठीक है। तो और हमारे पेट के अंदर में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है, जिसका pH 1.5 से 3.5 के बीच में रेंज करता है। तो इसको भी आप ध्यान, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है वो। और इन एसिड का यूज़ क्या होता है, तो ये आपके बैक्टीरियाज वगैरह जो पेट के अंदर बन जाते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर डी अभी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपका इनमें से किस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। देखिए वो मास के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, ठीक है। जितने जैसे जैसे आप, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², जैसे आप मास को अगर बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ स्पीड और वेलोसिटी भी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर v भी स्क्वायर देख सकते हैं आप, v², ठीक है। तो यहाँ पर आपका
ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो स्पीड और वेलोसिटी से पड़ता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का कैसे बढ़ सकता है, तो स्पीड और वेलोसिटी से। हालांकि वो मास से भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मास आप बढ़ाएंगे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। SnCl2 प्लस 2 HgCl2 यानी आपका टिन क्लोराइड प्लस में मर्क्यूरिक क्लोराइड आपको रिजल्ट देगा मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस स्टेनिक क्लोराइड, जो कि टिन क्लोराइड होता है। ठीक है, स्टेनिक क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका इस रिएक्शन में क्या हुआ है, यानी आपका कौन सा जो कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल है वो आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SnCl2 इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका SnCl2 ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि इसमें आपने देखा नंबर ऑफ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन हुए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूकोज फॉर्म होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, वाटर और ऑक्सीजन, ये तीनों आपके फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। Two identical resistors each of 10 ohm are connected in parallel. This combination in turn is connected to a third resistor of 10 ohm. पहले दो हैं रजिस्टर, वो पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे से 10 ohm में, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला लगा करके। पैरेलल में ऐसे होता है वन, तो आपने वैल्यू पुट करी और आपका आंसर 1/5 आ गया। तो यहाँ से आप RP यानी हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल का कैलकुलेट किया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 और R2 में कितना हो गया, 5 ओम का हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपका 10 ओम का एक और रजिस्टर कनेक्ट होता है सीरीज़ में, तो फाइनल आपका 5 ओम यहाँ से हो गया और 10 आप बाद में कनेक्ट कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपका 15 ओम का आपका इसके अंदर में रेजिस्टेंस हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये होती है कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो समझ गए आप इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये किसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, तो सही आंसर है इसका आपका फ्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। दिएगा ऑप्शन में से कौन सा एक वायरल डिजीज है, तो मिसल्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिसल्स एक वायरल डिजीज है। बेरी की बात करें तो ये लैक ऑफ विटामिन B1 की वजह से होता है। साइफिलिस की बात करें तो ये आपका बैक्टीरिया की मतलब बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, और इसके बाद रिकेट्स की बात करें तो ये आपके विटामिन D या कैल्शियम फॉस्फेट इन सभी की कमी की वजह से आपको होता है रिकेट्स। तो ये तीनों तो आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने वाली डिजीज़ है। जबकि मेसल्स की बात करें तो ये आपका एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एफ, वेवलेंथ लैम्डा एंड स्पीड ऑफ साउंड जो कि v है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो काफ़ी सिंपल सा है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन में आपका वेवलेंथ। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ अ वेव जो होता है वो बराबर होता है वेवलेंथ अपॉन टाइम के। ठीक है, तो वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया और वेवलेंथ को लैम्डा से और टाइम को t से, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। और हम टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी रिलेशन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो यहाँ पे इस f की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपका फिर फाइनल कंक्लूजन आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और फिर यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाहें तो v अपॉन लैम्डा यानी वेवलेंथ आपका आ जाएगा आंसर। तो सही आंसर आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इज बेकिंग सोडा केमिकली डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर। क्या बेकिंग सोडा केमिकली अलग है बेकिंग पाउडर से, तो यहाँ पर इसका सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं। तो दोनों अलग तो है, बिल्कुल सही बात है। बेकिंग सोडा का देखिए कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो NaHCO3 आपका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा आपका बनता कैसे है, तो देखिए जब NaCl प्लस अमोनिया यानी सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2 जब रिएक्ट होता है तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम जिसको कहते हैं। इसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ये आपका फॉर्म होता है। और साथ में एक प्रेसिपिटेट बनता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, ताकि ये आपके ब्रेड को सॉफ्ट या फ्लफ़ी बनाता है। तो इसको एक बार आप देखें एक बार, लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं यानी किसी चीज़ में अगर आप बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं तो उसको हीट मिलती है। तो जब हीट मिलती है ना, तो ये आपका फिर क्या बनता है, Na2CO3 बनता है। जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है इसमें, जो कि एक बेस है और ये बिटर इन टेस्ट होता है। तो अगर आप किसी
ब्रेड वगैरह में बेकिंग सोडा डालेंगे तो वो कड़वा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में ये बेस फॉर्म होगा और CO2 रिलीज़ होगा। CO2 रिलीज़ होने की वजह से वो फ्लफ़ी तो हो जाएगा, क्योंकि वो गैसेज़ जो CO2 उसमें से निकलेगा वो ट्रैप हो जाता है उसमें। इस वजह से फ्लफ़ी तो हो जाएगा, बट वो बिटर टेस्ट भी आएगा। तो इस Na2CO3 को फिर हम फर्दर क्या करते हैं, किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, और इस एसिड के साथ जब रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनता है ना आपका, वो बाद में आपका क्या बनता है, वो बेकिंग पाउडर कहलाता है। तो अब आपको कन्फ्यूज़न क्लियर होगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा शुरुआत में एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनता है, और इसको हम कुकिंग के अंदर इस्तेमाल तो कर सकते हैं, बट उसकी वजह से एक NO2CO3 नाम का बेस बनता है, जो कि आपके फूड को बिटर टेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, NaHCO3 को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब वो एसिड आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड तो ऑब्वियसली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कंज्यूम करना है। कोई एडाइबल एसिड हम यूज़ करेंगे इसमें, जैसे कि आपका टैट्रिक एसिड यूज़ कर लेते हैं। तो उसको जब इसके साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो फिर जो आपका बनेगा ना, वो क्या कहलाएगा, बेकिंग पाउडर। और इसमें भी आपका CO2 तो फॉर्म हो ही रहा है। तो यह मेन हमारा एम था कि ब्रेड को फ्लफ़ी बनाना है, तो फ्लफ़ी तो आपका बनेगा ही, क्योंकि CO2 रिलीज़ हो रहा है। और सोडियम के साथ में कोई एक सॉल्ट बनेगा आपका, क्योंकि Na यहाँ पर आ रहा है, और जो भी आप एसिड यहाँ पर यूज़ करेंगे उसका कंपाउंड मतलब उसका मॉलिक्यूल ऐड होकर के इसमें आपका कोई एक सॉल्ट बनेगा, जो कि आपका बिटर टेस्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों केमिकली अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास आपका कितना होता है, तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम हम जानते हैं 16 AMU होता है, और इसके अंदर O2 के अंदर में, O2 मॉलिक्यूल के अंदर में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो 16 × 2 32 AMU या ग्राम्स कह दे आप, इतना इसका वजन होता है। ठीक है, और अब हमको यहाँ पर निकालना है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर में कितना मास होता है। इसके लिए हम एवोगैड्रो नंबर का यूज़ करेंगे, जो कि आप जानते हैं, जिसकी वैल्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप याद कर लेंगे 6.02 × 10⁻23। तो इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा O2 मॉलिक्यूल का मास है 32, इससे अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 32 अपॉन में 6.02 × 10⁻23, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5.3 × 10⁻23 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग हमारे नेचर में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये काफ़ी पुराना मॉडल है। तो इसमें सही आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 56। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते थे, बट ये काफ़ी पहले की बात है, बाद में जाकर के 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या स्टेट करता है, तो कहता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम उनको अरेंज करते हैं एटॉमिक मास के, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब हम अरेंज करते हैं, तो हर 8वां एलिमेंट जो होता है वो प्रॉपर्टी में सेम होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प होता है इससे, और क्लोरोफिल के अंदर में कौन सी मेटल पाई जाती है, तो मैग्नीशियम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई इज। ठीक है, जो हमारी रेटिना में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, तो सही आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और हमारी आई में आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस में आपके रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और आई लेंस से बात आ ही रही है, तो यहाँ पर रॉड्स और कॉन सेल्स होते हैं आपके रेटिना में, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये दोनों आपके सेंस, मतलब जो ब्रेन के पास सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जो हमको सामने दिखने का जो सेंस होता है ना, विजिबिलिटी का जो सेंस होता है, वो रॉड्स और कॉन सेल्स की वजह से ही होता है, जिसमें जो आपके कॉन्स होते हैं वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए, और रॉड्स आपको नाइट विजन में हेल्प करते हैं। तो ये दो सेल्स हैं जो हमारे रेटिना में पाए जाते हैं, ब्रेन को सिग्नल्स भेजने में भी मदद करते हैं। तो ये आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जिससे रियल और इन्वर्टेड आपकी इमेजेस फॉर्म होते हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इफ़ द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस इज +2 डायोप्टर देन इट इज़ अ, अगर +2 डायोप्टर आपका पावर है तो इसका मतलब उसको हाइपरमेट्रोपिया है, और तो अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसने कॉन्वेक्स लेंस लगाया होगा। अगर -2D होता तो उसको मायोपिया होता, और फिर उसने कॉन्वेक्स लेंस लगाया होता। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। नोबल गैस वो होते हैं जो रिएक्शन में आपके पार्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि इनके सारे वैलेंस सेल जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फुल होते हैं। ठीक है, तो ये नोबल गैस यानी इनर्ट गैस भी कहते हैं इनको। तो इनमें से कौन सा एक नोबल गैस नहीं है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन हो जाएगा। बाकी रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सब आपके नोबल गैस है। और भी कौन से नोबल गैस होते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपकी क्या है, नोबल या इनर्ट गैस है, जो कि ग्रुप 18 में आपके पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो क्रायोजेनिक फ्यूल्स की तरफ इस्तेमाल होता है इसका, यानी जो फ्यूल के तौर पे हुए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 34 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इनमें से कौन सा एक पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है। पॉलिनेशन में इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो पॉलिनेशन में पार्ट नहीं लेता है। आप जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है। इसके काफ़ी सारे एजेंट्स हैं आपके। तो वाटर बिल्कुल है, अगर बाढ़ आएगी तो उससे आपके पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह, और फूल के अंदर में तो वो पहुँच सकते हैं। एनिमल्स नहीं होते, ठीक है ना। इसका सही आंसर, सॉरी, एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल्स जैसे किसी ज़मीन पर बैठे हुए हैं तो उसमें अगर उनके स्किन के ऊपर में कोई पॉलन ग्रेन आकर डिपॉजिट हो गया, फिर उस पर कोई आकर के बटरफ्लाई या कोई और बैठ गई, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एनिमल्स भी होते हैं बिल्कुल, विंड हवा से भी होता है, उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले, बट प्लांट्स नहीं होते, ठीक है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट प्लांट नहीं है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ द डोबर्नियर ट्राइड। डोबर्नियर ट्राइड क्या था? तो इसमें क्या था, उन्होंने कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो डोबर्नियर ट्राइड आपका ये था जिसमें 3 एलिमेंट्स का आपका एक ग्रुप बनाया था उन्होंने, जिसमें जो मिडल वन जो था ना उसका बाकी दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज था, ठीक है। जो मिडल वन आपका एलिमेंट था वो बाकी दोनों के उसके नियर बाई आता था उसका। तो ये डोबर्नियर ट्राइड था आपका, जिसमें बाकी तीनों एलिमेंट्स की आपकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जो मिडल एलिमेंट है उसकी जो एवरेज आएगी एटॉमिक मास की वो बगल वाली दोनों की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या क्या पूछा जा रहा था कि थर्ड मेंबर ऑफ डोबर्नियर ट्राइड क्या होगा जिसमें लिथियम हो और सोडियम हो। तो तीसरा मेंबर इसमें क्या है, तो पोटेशियम होगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। इंसुलेटर्स हैव अ रेजिस्टिविटी ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें रेजिस्टिविटी आप जानते हैं ज़्यादा होगा, यानी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। तो सही आंसर आपका सबसे ज़्यादा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। तो यहाँ से आप रजिस्टिविटी का वो भी याद कर सकते हैं। ओम मीटर होता है आपका यूनिट, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लेंगे, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर, ठीक है। बाकी ये छोटा है, ये तो नेगेटिव में, ये नेगेटिव में है, तो ज़्यादा होता है ना इंसुलेटर है तो इसमें रेजिस्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। अ कर्व्ड मिरर विच हैज़ वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ठीक है, एक कर्व्ड मिरर जो जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ ऐसा हो रखा है, तो ये कौन सा मिरर होगा? तो ये कॉनकेव होगा, जिसमें अंदर की तरफ आपका ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ रखा हो, ये वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कॉनकेव मिरर में को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल आप देख सकते हैं सेविंग ग्लास में, ठीक है, हेडलाइट्स में, टॉर्च लाइट में, जो हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स होते हैं, यानी तो आप ऑफ्थेल्मोस्कोप जो कि आपके डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, कान और ये नाक इन सभी में जो टॉर्च लगा कर देखते हैं वो उनको बोलते हैं। तो उसमें भी वो इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आपको लाइट को एक जगह पर मतलब देखना होता है, ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, उनमें आपका कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। या सोलर कुकर हो गया, ठीक है, कन्वर्ट्स करते हैं ना, क्योंकि ये सारी लाइट को एक जगह पे कन्वर्ट्स करता है, ठीक है। उसके बाद ये सभी लाइट को एक जगह पे आपका कन्वर्ट्स करेगा, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया, या आप ऐसे याद रख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इनको डाइवर्जिंग मिरर करते हैं। ये लाइट को आपको स्कैटर करता है, फैलाता है। जब आपको ज़्यादा देखना हो, रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत हो, आपको एक जगह पर फोकस नहीं देखना है, ज़्यादा लाइट को फैलाना है, तो आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी डाइवर्जिंग मिरर यूज़ होगा, जो कि आपका रियर व्यू मिरर, जो आपको वाइड व्यू देता है पीछे का, जैसे आपने कार में लग रखा है रियर व्यू मिरर, तो पीछे का आपको वाइड व्यू आता है ना, आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी गाड़ी आ रही है। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है, ज़्यादा दूर तक जाइए, सन ग्लासेस, वाइड व्यू आपको मिलता है। तो ये सब आपकी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में। देखिए, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, लेकिन कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल मायोपिया को ट्रीट करने के लिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हम हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग को कौन डैमेज पहुंचा सकता है? तो सुपरसोनिक साउंड जो होती हैं आपकी एयरक्राफ्ट की, वो आपको डैमेज पहुंचा सकती हैं। सुपरसोनिक साउंड्स क्या होती है? जो इनकी साउंड की जो वो होती है, वेलोसिटी होती है, यानी स्पीड होती है, वो आपके साउंड ऑफ एयर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। एयर मतलब साउंड की जो स्पीड है ना उससे ज़्यादा होती है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक साउंड, ठीक है। अल्ट्रासोनिक मोर देन ऑडिबल रेंज, जो ह्यूमन की ऑडिबल रेंज है, जो कि 20 किलो हर्ट्ज, ये साउंड ऑफ एयर की हम बात करें यहाँ पर। साउंड ऑफ एयर से अगर ज़्यादा साउंड है आपकी तो सुपरसोनिक होगा। अगर ये जो ह्यूमन ऑडिबल रेंज है जिसकी मिनिमम होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से अगर कम है वो रेंज, तो फ्रीक्वेंसी, तो वो आपका इंफ्रासोनिक होगा, और 20,000 से अगर ज़्यादा है तो आपका अल्ट्रासोनिक होगा। तो इसके बीच में आप डिफरेंस समझ गए। अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होते हैं? जिनकी जो आपकी रेंज होती है वो मोर देन ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन,
जो कि 20 किलो हर्ट्ज़ है, और इंफ्रासोनिक क्या हो गया जो 20 हर्ट्ज़ से कम होता है। और ह्यूमन के सुनने की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक, ठीक है। और हाइपरसोनिक की बात करें तो 5 टाइम्स होता है साउंड की स्पीड से, ठीक है। साउंड की स्पीड आप एयर में जानते हैं ना, 340 के आसपास होती है, 340 मीटर पर सेकंड। इस पे 30 से ज़्यादा वाले को हम सुपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक आप समझिए इसका 5 गुना होता है। और अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक आप ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टिविटी, जो कि एक मेटल की या कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो कितना सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी, ठीक है। और रजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पी इंटू रो बोलते हैं इसको वैसे, रो इंटू एल अपॉन में ए, जहाँ पर रो क्या है, रजिस्टिविटी है, जिसकी यूनिट आपकी ओम मीटर होती है, ओम पर मीटर। एल यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर है, और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो जो वायर है आपका उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा, ये ए है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, रो यानी रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया आर इंटू ए अपॉन में एल, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला डेफिनेशन देखें, resistivity is the amount of resistance a given cross sectional area of a material will experience per unit of length of the material, ठीक है। पर यूनिट लेंथ पर कितना रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस वहाँ पर फील कर पा रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से कौन सा बिलोंग नहीं करता है, तो फंगस आपका बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, जो कि एक यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आपके सही आंसर हो गए। इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया 40 क्वेश्चंस को। आपका ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई सजेशन है तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।